नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग इस समय पुलिस की परीक्षा के बारे में पूरा अध्ययन कर रहे हैं। और जो हमारी पुलिस की परीक्षा पुनः होने वाली है 25, 26, 27 इन डेटों में, और इसके लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। और आशा नहीं विश्वास है कि इस बार फिर से आर के एकेडमी का वही परचम पुनः लहराने वाला है जो आज तक लहराया है। तो हम लोगों ने पिछले दिनों में आधुनिक भारत का इतिहास में काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया था और उसमें हम लोगों ने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आइए इसके आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उसके आगे की बातों को जानते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के संबंध में 1905 से 1910 तक का इनका जो कार्यकाल था, क्योंकि हम लोग बिना समय गंवाए सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं और सीधे उन प्रश्नों पर बात करते हैं जो सीधे सीधे आपके पेपर में बनने वाले हैं, है ना। तो आइए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में क्या हुआ था, तो इसी समय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। तो 1906 में अखिल मुस्लिम भारतीय लीग की स्थापना हुई थी और इसके साथ में सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। फिर इसके बाद मैडम जी भीका जी कामा का जो बात आती है 1907 में। इसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड होता है 1908 ईस्वी में। साथ ही साथ कर्जन बावली की हत्या होती है 1909 ईस्वी में। और मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आता है 1910 ईस्वी में। 1909 में वो भी आता है। तो आइए हम लोग इस पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं क्या क्या घटनाएं इस समय घटित हुई थी। जैसा हम लोग पिछले क्लास में इस चीज़ को पढ़े भी थे बरीबात तरीके से। तो देखिए, अखिल मुस्लिम भारतीय, गौर कीजिएगा, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में एक स्थापना होती है किसकी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो प्रश्न आपका पूछेगा, बताइए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो आप किस डेट को बताएंगे, 1906 को। अगर पूछा जाए कि वास्तव में इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक की हम बात करेंगे। संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां तृतीय थे। ठीक है। दूसरी बात देखिए, सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन कब होता है, डेट को आपको ध्यान में रखना है। सूरत अधिवेशन प्रश्न आपसे पूछेगा किसके समय काल में हुआ था, तो बताएंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुआ था सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन जो हुआ था ये 1907 ईस्वी में होता है। ध्यान रखेंगे कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस जी ने किया था। दूसरी बात आपको बता दें कि इसी दौरान कांग्रेस पार्टी जो थी वो दो भागों में बंटती है, नरम दल और दूसरा कौन सा आता है, गरम दल। आप जानते हैं कि नरम दल के जो वास्तविक इसको सहयोग देने वाले थे वो आपके महात्मा गांधी जी थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते थे कि अहिंसा से ही सब कुछ प्राप्त होता है, हिंसा की तरफ मत बढ़ो, लड़ाई झगड़ा मत करो, जो भी कार्य करना है उसको कानूनी तरीके से करो, इसी में हमारी विजय है। वहीं पर लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग गरम दल के स्थापक थे। और ये लोग कहते थे कि हम लोग अंग्रेजों के सामने कितना सिर झुकाते जाएंगे, जितना ही हम सिर झुकाते जा रहे हैं इतना ही हमारे ऊपर दबाव बनाते चले जा रहे हैं। अतः महात्मा गांधी जी आप हट जाइए, महात्मा गांधी जी आप रहने दीजिए, अब हम लोग इस तरह से आज़ादी नहीं मिलेगी। अब इनको जैसे ये लोग चाहते हैं उसी तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बात को लेकर के नरम दल और गरम दल का स्थापना हुआ था। तो ध्यान में रखना है किस अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल की स्थापना हुई थी, तो बताएंगे सूरत अधिवेशन के समय नरम दल और गरम दल की स्थापना हुआ था। किस सन में हुआ था, तो 1907 में हुआ था। किसकी उस समय का यहाँ का भारतीय शासन प्रशासन कौन देख रहा था, तो बताएंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय देख रहा था। ठीक है, आगे बहुत ही शानदार क्लास होगी आज आपकी, और आशा नहीं विश्वास है कि पूरी तरह से जैसे अब तक परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न फंसे हैं, ऐसे इस बार भी पूरी परीक्षा में पूरे प्रश्न आपके जो होंगे वो फंसेंगे। आगे एक आता है कि मैडम भीका जी कामा,
मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, मैडम भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्रांति की माता कहा जाता है। क्रांति की माता कहा जाता है। भारत की एक ऐसी क्रांतिकारी महिला जिन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम जाकर के विदेशों की धरती पर झंडा फहराने का काम किया था, वह कौन थी? मैडम भीकाजी कामा थी। सर्वप्रथम विदेश की धरती पर झंडा फहराने वाली वह भारतीय प्रथम महिला कौन सी थी? तो याद रखना, मैडम भीकाजी कामा थी और इन्हीं को क्या कहते हैं? क्रांति की माता कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने कहाँ पर जाकर के झंडा फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट मैदान में जाकर के इन्होंने भारत का झंडा फहराया था। एक घटना इनके समय में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में और घटती है, और उसे किस नाम से जानते हैं? मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड। और यह मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब होती है? तो आइए ध्यान में रखना है इसको, ये होती है 1908 ईस्वी में। देखिए डेट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डेट से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था कब? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। इसमें होता क्या है कि इसमें जो था, इसमें दो लोग मुख्य अभियुक्त थे जिनका नाम था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। वहाँ का एक मुजफ्फरपुर जिला का एक जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, और ये किंग्सफोर्ड जो था, ये जब अदालत में बैठता था, बिहार में स्थित है मुजफ्फरपुर, आप लोग जानते हैं, और मुजफ्फरपुर में वहाँ पर अदालत लगती थी और अदालत में जज के रूप में बैठता था किंग्सफोर्ड। ये किंग्सफोर्ड क्या करता था? जब वहाँ बैठता था तो भारतीयों के साथ भेदभाव करता था, कानूनी भेदभाव करता था। ये भारतीयों के साथ उचित न्याय नहीं करता था। हमेशा जब भी कोई बात होती थी और अंग्रेज और भारतीय जब पक्ष लेकर के जाते थे, तो अंग्रेजों के पक्ष में यह बातें किया करता था और हिंदुओं को जो है नाजायज सजा दे दिया करता था, बिना मतलब का सजा दे दिया करता था। तब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कहा कि इसको उड़ा दो, बम बम कर दो इसको। और जब इसको उड़ाने की बात आई तो एक दिन इसी की कार में सवार होकर के निकल रहा था और इसी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम डाल दिया। जैसे ही इसके ऊपर बम मारा, गाड़ी तो उड़ गई, लेकिन समस्या एक बात की हो गई कि उसमें ये सवार ही नहीं था किंग्सफोर्ड, बल्कि इसके स्थान पर इसका एक वकील सवार था। ये पूरी तरह से बच गया और बचने के कारण अंतोगत्वा हुआ क्या? अंतोगत्वा इनको फांसी दे दी गई। किसको? खुदीराम बोस को। ध्यान में रखना है, खुदीराम बोस जी को क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। और प्रफुल्ल चाकी यहाँ से भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी यहाँ से भाग निकलते हैं और भाग करके जब जाते हैं तो एक स्टेशन पड़ता है मोकामा। मोकामा स्टेशन पर पहुँचते हैं और उसी मोकामा स्टेशन पर ये, क्योंकि ट्रेन से सवार होकर के जा रहे थे, और मोकामा स्टेशन पर जब पहुँचते हैं तो चारों तरफ से अंग्रेजों ने इनको घेर लिया। और घेरने के बाद जब ये समझ गए कि अंग्रेजों ने घेर लिया है, तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गोली से मरने से अच्छा है अपनी गोली से मर जाएं। और अंतोगत्वा इन्होंने अपने आप को स्वयं से क्या किया? शूट कर लिया, और इस तरह से इनकी भी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। यही है मुजफ्फरपुर बम कांड। हम इस बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, बस केवल उन चीज़ों को बताएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ों पर हम इस समय विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब होता है? 1908 में। और मुजफ्फरपुर कहाँ स्थित है? तो ध्यान में रखना है कि बिहार में स्थित है। इसके दो मुख्य अभियुक्त कौन थे? तो एक खुदीराम बोस थे और दूसरे कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, अभी देखिए आपका बीपीएससी तैयारी 3rd में आपसे प्रश्न पूछा गया था, कर्जन वायवली की हत्या किसने किया था? बहुत शानदार प्रश्न पूछा जाता है। अभी इस बार नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा के रख लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है, कर्जन वायवली की हत्या किसने किया था? कर्जन वायवली की हत्या किसने किया था? केवल एक बात ध्यान में रखना है, कर्जन वायवली की हत्या किसने किया था? तो ध्यान में रखना है, इसकी हत्या किसने किया था? तो मदन लाल धिंगरा ने किया था। मदन लाल धिंगरा ने किया था। क्यों किया था? इसका भी बहुत बड़ा कारण था। 1 जुलाई 1909 ईस्वी का दिन था। ध्यान रखना है, 1 जुलाई
1909 ईस्वी का दिन था। और इस दिन क्या हुआ था कि कर्जन बायवली ने क्या किया था, मदन लाल धिंगरा अपना गुरु मानते थे किसको, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को। श्याम जी कृष्ण वर्मा को अपना गुरु मानते थे और इसी दौरान इसने क्या किया था, उनका अपमान किया था। और अपमान का सहन ना करने के कारण, अपमान को नहीं सह पाए कौन, मदन लाल धिंगरा जी। और ना सह पाने के कारण इन्होंने क्या किया था, विदेश की धरती पर जाकर के कर्जन बायवली की हत्या किया था। और कैसे हत्या किया था, कर्जन बायवली जो था ये उद्घाटन समारोह में गया हुआ था। और उद्घाटन समारोह में जानते हैं कि फीता काटा जाता है, जैसे ही यह फीता फैलाया, फीता को जैसे ही काटने के लिए उद्घाटन करने का काम कर रहा था, उसी समय मदन लाल धिंगरा ने क्या किया, इसका कर्जन बायवली का उद्घाटन कर दिया। अर्थात इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, इसकी क्या हो गई, हत्या हो गई। तो प्रश्न पूछता है कि कर्जन बायवली की हत्या किसने किया था, तो ध्यान में रखना है मदन लाल धिंगरा ने। बस इतना ही ध्यान में रखना है, किसने किया था, मदन लाल धिंगरा ने किया था। अभी हाल में ही आपका प्रश्न आया हुआ था बीपीएससी TRE 3rd में, आपका ये प्रश्न इसी वर्ष आपका 2024 के वर्ष में ही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इनके समय में एक अधिनियम भी आया था, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम किसके काल में आया था, तो आपको केवल एक लाइन में बताना है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आया था। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया नंबर आएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन तय है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में क्या क्या हुआ था, बस केवल इतना ही ध्यान में रखना है। इसी के समय में तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, हमने आपको बताया था कि 4 दिल्ली दरबार हुए हैं। और तीसरा दिल्ली दरबार किसके समय में होता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसी समय और क्या हुआ था, और आपको मैं बता दूं कि तृतीय दिल्ली दरबार के समय में, जब ये तृतीय दिल्ली दरबार होता है तो तृतीय दिल्ली दरबार के समय में इसमें होता क्या है या कब हुआ था, तो ध्यान में रखना है, होता है 1911 में। 1911 में होता है। और इस दौरान जॉर्ज पंचम, जॉर्ज इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैडम क्यूरी के साथ आता है, कहाँ पर, भारत में घूमने के लिए आता है, यहाँ पर दिल्ली दरबार करने के लिए आता है। और जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर इसका भव्य स्वागत होता है। और आपको एक मजे की बात बता दें, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में, गौर कीजिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। मैंने आपको खूब बखूबी इसको बताया था कि इस समय बंगाल विभाजन होता है और बंगाल जो है वो 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल और एक जो है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो आज ही भारत का हिस्सा है और पूर्वी बंगाल को इस समय पूर्वी पाकिस्तान का भी आगे चल कर के पूर्वी पाकिस्तान का भी नाम दिया जाता है। और वही पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, वही पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि 1911 में बंगाल विभाजन को जॉर्ज पंचम ने रद्द कर दिया था। नोट कर लेना इस बात को कि जॉर्ज पंचम ने क्या किया था, इसको रद्द कर दिया था, किसे, बंगाल विभाजन को, जो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन करके इसी दौरान 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी को परिवर्तित किया गया था। और परिवर्तित करके पहली बार भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। और जब जॉर्ज पंचम भारत आता है तो उसने 2 काम किया था, एक बंगाल विभाजन किया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया था। और दूसरा काम क्या किया था, उसने 1911 में ही दिल्ली की स्थापना किया था। दिल्ली अर्थात दिल्ली को राजधानी भारत की बना दिया था। ठीक है, दोनों बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि इसी जॉर्ज पंचम के आगमन पर
इसी जॉर्ज पंचम के आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया, गौर करना है, गेटवे ऑफ इंडिया जो बंबई में स्थित है, इसका निर्माण किया गया था। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि किसके आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, तो बताना है किसके आगमन पर किया गया था। जॉर्ज पंचम के आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इन्हीं के समय में दिल्ली बम कांड हुआ था। ये आगे की घटना की चर्चा करते हैं। इन्हीं के समय में और क्या हुआ था, तो इन्हीं के समय में दिल्ली बम कांड हुआ था। दिल्ली बम कांड पूछेगा कि दिल्ली बम कांड किसके समय में हुआ है। दिल्ली बम कांड हुआ था, तो बस केवल इतना ध्यान कर लेना कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। कब हुआ था, तो 23 दिसंबर को हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली के चांदनी चौक पर हुआ था। दिल्ली के चांदनी चौक पर हुआ था। चांदनी चौक का निर्माण किसने किया था दिल्ली में, तो शाहजहां की बड़ी पुत्री थी जिसका नाम था जहान आरा। शाहजहां की बड़ी पुत्री जिसका नाम था जहान आरा, उसी जहान आरा ने क्या किया था, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किया था। और इसी दौरान वहां पर जो है काफिला लेकर के निकल रहे थे, जिसका क्या नाम था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय मैं आपको बता दूं, क्योंकि समय की कमी है, नहीं तो आपको बहुत विस्तार से बताता और इस चीज़ को पूरी तरह से मैं एकदम कंठस्थ करा देता, लेकिन समय को देखते हुए, क्योंकि पुलिस की परीक्षा आपकी 10-20 दिन और बचा हुआ है, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता। जिसमें आपको मैं बता दूं कि जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, इतना ये सब भारत में थे जरूर, लेकिन ये लोग भारत को कुछ समझते नहीं थे। भारत में जनता त्राही त्राही मचा रही थी और ये लोग जो है बढ़िया ढोल बाजा बजवा करके और जुलूस निकाल रहे थे। यह बात हमारे भारतीय लोगों को बहुत खराब लगेगा, स्वाभाविक रूप से खराब लगेगा। हम ही आप हो गए खाने के लिए मर रहे हैं और पड़ोसी जो है डीजे बजा रहा है। जरा सोच करके बताइए कि कितना अच्छा आपको लगेगा। यह भी वही काम कर रहा था और पुलिस वहाँ से पूरा दिल्ली से इसी चांदनी चौक से होते हुए गाजे बाजे के साथ पूरा सज करके जा रहा था, पूरा ढोल बजवा रहा था। और उसी समय क्या हुआ था, हमारे भारतीय नौजवान जिसका नाम क्या था, बसंत विश्वास और मनमंथ विश्वास, बसंत विश्वास तथा मनमंथ विश्वास ने क्या किया था, जब ये खूब अपना बजवा रहा था, बम बम कर रहा था, उसी समय इन्होंने भी बम फेंक दिया और पूरा बम बम हो गया। और जब पूरा उड़ने लगे सब, लेकिन देखिए इनकी किस्मत भी उतनी अच्छी थी कि उसके जो लॉर्ड हार्डिंग जो था वो पूरी तरह से बच गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो था वो पूरी तरह से बच गया था, बाल बाल बच गया था। और उसके बाद इसने क्या किया था, इसने साजिश करता रास बिहारी बोस सबको गिरफ्तार करने के लिए जो है अपना कानून लागू किया। लेकिन रास बिहारी बोस जो थे वो समझ गए कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो आगे के सारे कार्य रुक जाएंगे, अतः वो चले जाते हैं कहाँ पर, जापान चले जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों को फांसी दे दी जाती है, जिसमें बसंतदा विश्वास, मनमंथ विश्वास, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और मास्टर अमीन चंद, इतने लोगों को जो है फांसी हो जाती है। और उस समय रास बिहारी बोस जो है वहाँ से जो भाग निकलते हैं और भाग करके कहाँ चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं। तो फिलहाल आपको केवल इतना याद रखना है कि दिल्ली बम कांड किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। किसके ऊपर बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर फेंका गया था। कब हुआ था, तो 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये चांदनी चौक पर। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इसके बाद की बात कर लेते हैं। ध्यान में रखना है, इसके बाद यहीं पर जो है गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था इस समय। और गदर पार्टी की स्थापना कब होता है, तो 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन थे, केवल इतनी बात ध्यान में रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक इसके जो थे वो लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल जो थे ये किसके संस्थापक थे, तो गदर पार्टी। ठीक है, और गदर पार्टी जो हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भकना थे।
अगर अध्यक्ष इसका पूछे तो बताइएगा कि सोहन सिंह भकना थे। सोहन सिंह भकना इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। मूल रूप से अगर पूछा जाता है तो केवल एक प्रश्न पूछा जाता है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बस एक लाइन में याद रखना है, लाला हरदयाल थे। मैं कहानियों पे नहीं जाऊंगा, सीधे टॉपिक बता दे रहा हूँ, है ना। जो टॉपिक है इसकी, जो आपसे प्रश्न बनेंगे वही बता दे रहा हूँ ना। कहानी अगर मैं पूरी बातें बता लूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। और तो इसका बस केवल एक ही चीज़ उद्देश्य था इसका, गदर पार्टी जो था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार की निंदा करना, अंग्रेजी सरकार की निंदा करना और भारतीय कर्मकांडों को उनके सामने प्रदर्शित करना कि देखिए भारतीय लोग कितना सहन कर रहे हैं और अंग्रेजी सरकार इनके ऊपर कितने जो है जुर्म ढा रही है। बस यही करना इस गदर पार्टी का विशेष रूप से क्या था? उद्देश्य था। ठीक है। अगर प्रश्न पूछे गदर शब्द कहाँ से लिया गया है तो 1857 के विद्रोह से लिया गया। आइए आगे की बात करते हैं। इसके बाद की बात करते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण ये क्या है? कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण जो पिछला आपका हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसमें भी देखिए प्रश्न आया था, विकल्प में आया था, हालांकि ये वाला नहीं सही था लेकिन विकल्प में आपका पूछा गया था कामागाटा मारू प्रकरण। ये है क्या? तो देखिए ये 1914 ईस्वी की बात है। ये बात कब की है? 1914 ईस्वी की। ये कामागाटा मारू क्या है? तो ये एक समुद्री जहाज का नाम है। ये है क्या? तो एक समुद्री जहाज का नाम है। और इस समुद्री जहाज पर सवार होकर के एक हमारे भारत के सिख नेता थे जिनका नाम था गुरदत्त सिंह। गुरदत्त सिंह क्या किए थे? ये जो थे जर्मन के शिपयार्ड के एजेंट थे मिस्टर गुने। और मिस्टर गुने ने क्या किया था? इन्होंने जहाज किराए पर लिया था और उसमें कुछ कारीगरों की ज़रूरत थी। उन्होंने गुरदत्त सिंह से कहा कि मुझको कुछ कारीगर चाहिए। तो इन्होंने गुरदत्त सिंह ने क्या किया था? 376 कारीगर अपने भारत से लेकर जा रहे थे, जिसमें से 351 जो थे वो सिख थे और बाकी शेष जो थे वो मुस्लिम थे। ये इनको लेकर के जा रहे थे और ये मतलब एक तरह से कहेंगे काम की तलाश में जा रहे थे। तो हांगकांग से कहाँ जा रहे थे? कनाडा। हांगकांग से बढ़ रहे थे कनाडा की तरफ। जब ये जा रहे थे और किस बंदरगाह से जा रहे थे? तो वैंकूवर बंदरगाह से जा रहे थे। तो रास्ते में क्या किया? ब्रिटेन की सरकार ने, जब ये लोग कनाडा पहुंचते हैं तो वहीं पर कनाडा से जब निकलते हैं तो कनाडा की सरकार ने क्या किया था? जहाज को बलपूर्वक जो है बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद इनको ले जाते हैं कलकत्ता में एक स्थान है बजबज नामक बंदरगाह है। गौर कीजिएगा, बजबज नामक बंदरगाह है और ये कलकत्ता में स्थित था। और उसी बंदरगाह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर निर्दोष लोगों के ऊपर केवल खड़ा करके, जहाज खड़ा करके डायरेक्ट जो है गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और इस गोली चलाने के कारण 18 लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। शेष लोगों को बंदी बना लेते हैं। इसी पूरी घटनाक्रम को जो है क्या कहते हैं? कामागाटा मारू प्रकरण। ठीक है। तो अगर प्रश्न आपका आ भी जाए कि कामागाटू प्रकरण किससे संबंधित है तो बता दीजिएगा ये जो है समुद्री जहाज से संबंधित है। ये समुद्री जहाज है, बस इतना ही इसमें है और कुछ विशेष नहीं है। आगे आपको बता दें कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही और क्या हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, गौर कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को इन्होंने एक रचना लिखा था गीतांजलि। और इसी गीतांजलि पर इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और किस पर? गीतांजलि पुस्तक पर साहित्य के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि इसी समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही महात्मा गांधी जी पहली बार भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आए थे। और इसी दिन हमारे भारतीयों ने एक दिवस मनाया था जिसे हम लोग जो है प्रवासी दिवस के नाम से जानते हैं।
तो महात्मा गांधी के आगमन पर पहली बार 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस मनाया गया था और तब से आज तक हम लोग जो है इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए कुछ महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। महात्मा गांधी से जैसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी को किन किन उपाधियों से नवाजा गया था, तो ध्यान में रखिए महात्मा गांधी को जो है कई उपाधियों से नवाजा गया है। तो आइए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी आप सभी लोग जानते हैं कि बैरिस्टर थे, अपने समय के क्या थे, बैरिस्टर थे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी बैरिस्टर होने के साथ साथ महात्मा गांधी जी ने अपने समय के दौरान वकालत किया था, लंदन में जाकर के वकालत किए थे महात्मा गांधी जी, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और महात्मा गांधी जी एक अच्छे वकील के रूप में उस समय थे। अगर अंग्रेजों की बातों का कोई सामना कर पाता था तो केवल महात्मा गांधी थे, और अंग्रेज अगर किसी से भयभीत रहते थे कानून के मामले में तो वो महात्मा गांधी थे, क्योंकि महात्मा गांधी विदेश से पढ़कर के आए थे। जिस संविधान का अध्ययन जिस कानूनी प्रक्रियाओं का अध्ययन अंग्रेजों ने किया था, उसी कानूनी प्रक्रियाओं का अध्ययन महात्मा गांधी जी ने भी किया था। तो महात्मा गांधी को कई उपाधियों से नवाजा गया। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता इनको कहकर के किसने संबोधित किया था, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस समय रेडियो पर संभाषण कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने कह करके बुलाया था, राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था किसको, महात्मा गांधी जी को। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, इनको जो है बापू की उपाधि दिया गया है, इनको महात्मा की उपाधि दिया गया है। महात्मा की उपाधि इनको किसने दिया था, तो ध्यान में रखना है कि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। कब दिया था, जब ये चंपारण का विद्रोह हो रहा था, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी नील चंपारण का विद्रोह में गए हुए थे और वहाँ अंग्रेजों को धूल चटा करके आए थे। तब उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको कहा था कि इनसे बड़ा कोई महात्मा हो ही नहीं सकता, अतः गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दिए थे। इनको जो है देखिए पुलिस बैरिस्टर की उपाधि दिया जाता है। इनको जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स इन्हें कहा जाता है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्यों कहा जाता है, किसने कहा था इसको, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, हमारे भारत के लोग बैठ करके ढोल बजा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो महात्मा गांधी जी मिठाई नहीं खा रहे थे। महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे, उस समय विद्रोह चल रहा था भारत के बंगाल के क्षेत्र में, और महात्मा गांधी जी वहाँ पहुँच गए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, हिंदू और मुस्लिम दंगा चल रहा था। मैं इसको विस्तार से कभी आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि उस समय जब ये दंगा चल रहा था तो दंगा में सब लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे खुशियों की, महात्मा गांधी वहाँ पहुँच करके खड़े हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पूरी फोर्स और पूरी ताकत लगा दिया, और ताकत लगा करके देख लिया लॉर्ड माउंटबेटन। उसने देखा कि हिंदू मुस्लिम इतना लड़ रहे थे कि इनको रोक पाना एकदम कठिन हो गया था। अपनी पूरी ताकत झोंक दिया लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन उसकी एक भी ताकत काम नहीं आई। अंतोगत्वा काम क्या आया, तो लॉर्ड माउंटबेटन से किसी ने कहा कि अगर इस दंगे को कोई रोक सकता है तो केवल और केवल महात्मा गांधी हैं। और जब महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि गांधी जी अब आप ही देखिए, गांधी जी जरा भी नहीं भयभीत हुए, अपनी लाठी उठाए, अपनी धोती आधी पहने आधी ओढ़े और ले करके निकल करके बीच में जा करके खड़े हो गए उस दंगे के बीच में। मैं बता दूं आपसे कि महात्मा गांधी जी के विचारों को सुन करके इन्होंने एक संभाषण किया, और संभाषण किया जब, तो इनके विचारों को सुन करके मुस्लिम और हिंदू जो थे वे एक दूसरे के गले मिल लिए, और गले मिल करके धीरे धीरे अपने दंगे को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिए। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक ही आदमी काफ़ी है, अकेला ही गांधी काफ़ी है, गांधी जी अकेले काफ़ी हैं पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए। इसीलिए कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। को ध्यान रखना है आपको, अगर पूछे कि वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दिया था महात्मा गांधी को, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। और अगर प्रश्न आपसे पूछे कि वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा गया, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी को कहा गया। और आपको बता दें, इनको और भी उपाधियां दी गई हैं।
इन्हें एक उपाधि कौन सी दी गई, तो इन्हें कहा गया अर्धनग्न फकीर कहा गया। ध्यान में रखना है, क्या कहा गया, अर्धनग्न फकीर कहा गया। और इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, कौन कहा था अर्धनग्न फकीर, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। अर्धनग्न फकीर कब कहा गया था, तो ध्यान रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो उसी समय ये गए थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनको किसने कहा था। इतना मैं आपको कह दे रहा हूँ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब गए थे तो वहाँ पर, अच्छा चलिए बता ही देता हूँ, वहाँ पर बैठा हुआ था ब्रिस्टन चर्चिल। और ब्रिस्टन चर्चिल ने देखा और देख करके इनका उपहास करते हुए गांधी जी का कहा था कि ये तो अर्धनग्न फकीर है। अर्धनग्न फकीर के नाम से जो है इनको यह संबोधित किया था। और अर्धनग्न फकीर इनको कह करके जो है गांधी जी को इनका जो एक तरह से हम लोग कहेंगे कि इन्हें पूरी तरह से अपमानित करने का काम इसने जो है किया था। ये बात आपको जो है ध्यान में रखना है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ब्रिस्टन चर्चिल नहीं कहा, ठीक है, ब्रिस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। साथ में आपको बता दूं इनको राजनीतिक बच्चा कहा है। इनको क्या कहा जाता है, राजनीतिक बच्चा कहा जाता है। और ये बात किसने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था, ठीक है। एनी बेसेंट ने इनको क्या कहा था, राजनीतिक बच्चा कहा था। इनको मलंग बाबा कहा जाता है, इनको देशद्रोही फकीर कहा जाता है, अर्धनग्न कहा जाता है, कैसर ए हिंद कहा जाता है, जो अंग्रेजों ने इनको उपाय दिया था, जो 1857 के विद्रोह के दौरान जब ये विद्रोह हुआ तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, लौटा दिया था। आगे हम बताएंगे। इनको कैसर हिंद भी कहा जाता है, साबरमती का संत भी कहा जाता है, ठीक है। उनको कुली बैरिस्टर कहा जाता है, भंगी शिरोमणि भी कहा जाता है। लेकिन आपको 3-4 बातें ज़्यादा याद रखना है। राष्ट्रपिता याद रखना है, इसके साथ इनको बापू की उपाधि दी जाती है, याद रखना है। इनको जो है कमबख्त बुढ़ा कहा जाता है। हो सकता है कि पेपर बनाने में, लेकिन ऐसा मुश्किल है कि प्रश्न ये वाला पूछेगा, लेकिन फिलहाल याद में रखना है। इसके साथ ध्यान में रखना है कि इनको अर्धनग्न फकीर कहा जाता है, क्योंकि ब्रिस्टन चर्चिल कहा था इनको, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इनको क्या कहा जाता है, तो और इनको देखिए राजनीतिक बच्चा कहा जाता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे की बातें चलिए शुरू करते हैं। आगे बहुत ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। आशा करूंगा कि यहाँ से प्रश्न आपका बन ही जाएगा। अगला टॉपिक है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद कौन आता है, आइए पढ़ते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसके समय कई बातें हुआ था। पहली बात हुआ था लखनऊ समझौता हुआ था। आपको हम बता दें, एक शानदार प्रश्न आपसे पूछता है कि कांग्रेस पार्टी नरम दल और गरम दल अलग हो गया था, मैंने अभी बताया, लेकिन यही लखनऊ समझौता है। इसी लखनऊ समझौते के दौरान नरम दल और गरम दल दोनों में पुनः समझौता हो गया और दोनों क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। अभी हमने बताया था कि सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, ठीक है। और याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ठीक है। तो लखनऊ समझौता का अध्यक्षता किसने किया है, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह कब होता है, तो ध्यान में रखना है 1916 में होता है। स्टार लगा के रखना है इस बात को। इसके बाद आइए देखते हैं होम रूल आंदोलन हुआ। यदि आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हो तो कई बार यस जरूर लिखिए, यहाँ सब समझ लेने को आ रहा है। आगे देखते हैं। आगे होता है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन सभी क्लासेस इस समय रिवीजन क्लास चल रही है। पूरी तरह से एक तरफ से सिलेबस पूरा इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से चल रहा है। अभी 20 दिन का समय है। जो लोग अभी भी वंचित हो रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, ऑफलाइन चल रहा है, आप लोग आ करके अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए,
ठीक है, बाकी सब आपकी मेहनत पर है। हम लोग तो केवल एक निर्देश है, एक रास्ता है, आपको बता सकते हैं, पढ़ना तो आपको। ठीक है, आइए। होम रूल आंदोलन का स्थापना हुआ है, कब होता है तो ध्यान में रखना है 1916 में। सन अगर पूछे तो 1916 में, अगर तारीख पूछे तो 28 अप्रैल याद रखना, 28 अप्रैल 1916 को होता है। और इसके संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक याद रखना है, संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक। इतनी बात केवल इसमें याद रखना है, बाकी बातें नहीं करूँगा। होम रूल आंदोलन की स्थापना कब होती है तो याद रखना है 1916, केवल इतना ही। अगर तारीख पूछता है तो 28 अप्रैल, और अगर पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे तो बताना है बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी थे। और इन सब का, और इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना एक नारा भी दिया था। बताइए कि नारा क्या था इनका, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो गौर कीजिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया है तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसी समय एक और रचना, देखिए 2 आंदोलन का इसी समय गठन हुआ था। एक जो है होम रूल आंदोलन था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और एक और बना था अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन, और उसकी जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट ने किया था। और एनी बेसेंट जो थी कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। आइए उसको भी देखते हैं। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन, इसका गठन कब होता है तो ध्यान रखिए सितंबर 1916 में हुआ था। सितंबर 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था तो एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। और एनी बेसेंट जो थी ये कहाँ की रहने वाली थी तो ये जो है आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, और सब कुछ इनका उद्देश्य अगर पूछे क्या था तो याद रखिएगा केवल और केवल इनका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग करना, यही इन दोनों पार्टियों का जो है या दोनों आंदोलन का क्या था उद्देश्य था। एक आइए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, चंपारण नील विद्रोह। चंपारण नील विद्रोह, इसी में गांधी जी ने दिखाया था अपनी पूरी क्षमता को। चंपारण नील विद्रोह कब होता है, गौर कीजिएगा, स्टार लगा के रखना, स्टार लगा लेना, जितना स्टार चाहिए उतना स्टार लगा के रखना। चंपारण नील विद्रोह, चंपारण नील विद्रोह कब होता है तो यह 1917 में होता है। पूछता है कि किससे संबंधित है तो ये किसानों से संबंधित है। कहाँ के किसानों के संबंधित है तो चंपारण के किसानों के संबंधित है। चंपारण कहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है आपका बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य में एक चंपारण जिला है, और चंपारण जिले में किसान जो थे कृषि कार्य करते थे, और उस कृषि कार्य पर अंग्रेजों ने 3 कठिया व्यवस्था लागू किया था। याद रखना कौन सा व्यवस्था लागू किया था, 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया का क्या मतलब होता है तो 3 कठिया का मतलब होता है कि 3/20, 3/20 अर्थात यूरोपीय निरहे जो थे ये आते थे और नील की खेती करवाते थे। पहले ही यह तय कर लिया जाता था। आपको बता दूं कि जहाँ नील की खेती होती है ना वो जमीन पूरी बंजर हो जाती थी। अतः अगर नहीं भी करना चाहते थे तो जबरदस्ती ये लोग वहाँ के किसानों से नील की खेती करवाते थे, और नील की खेती पर पहले से ही तय कर लिया जाता था कितना रेट इसका बनेगा। जब रेट ये तय कर लिया जाता था तो चाहे वो अधिक नील हो चाहे कम तो होती नहीं थी, वो इस प्रकार का रेट लगाते थे तो किसानों का बहुत नुकसान होता था। इसके बाद हुआ क्या कि जब विश्व में वहीं पर चल करके
जब रासायनिक डाई आ गई, सूखा नील आ गया, तो इनकी नींव कोई पूछता ही नहीं था, है ना। जब रासायनिक डाई आ गई तो इनकी नींव कोई पूछता ही नहीं था। जब इनकी नींव का व्यापार कम हो गया तो इन्होंने अपनी उसी तिनकठिया पद्धति के अनुसार पहले से ही दाम तय कर लिया। जब मार्केट में नील इनका नहीं बिका तो अंग्रेजों का नुकसान हुआ। तो अंग्रेजों ने इस नुकसान का आधार बना दिया किसको? चंपारण के किसानों को। कहा कि जो हमारा नुकसान हुआ है हम तुम्हारे में से भरपाई करेंगे। इस बात की चर्चा वहाँ के एक किसानों के नेता ही कह लीजिए, राजकुमार शुक्ल, प्रश्न पूछा था बीपीएससी तैयारी फर्स्ट में पूछा गया था कि किसके आमंत्रण पर, किसके कहने पर गांधी जी बिहार के चंपारण में नील विद्रोह में शामिल हुए थे। तो याद रखना, राजकुमार शुक्ल के कहने पर हुए थे। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर एक बार, क्योंकि गांधी जी लखनऊ जा रहे थे लखनऊ समझौते के दौरान, तो उसी दौरान जो है राजकुमार शुक्ल भी जा रहे थे। तो ट्रेन में भी सवार होकर के जा रहे थे, तो वहीं रास्ते में दोनों ने बात किया था, दोनों लोगों ने। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कहा था कि गांधी जी आप आइए, बिना आपके आए ये अंग्रेज यहाँ पर मानेंगे नहीं। तो उनके कहने पर गांधी जी जो है चंपारण में जाते हैं। जाने के बाद गांधी जी के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे और बृजकिशोर थे। ये सभी लोग वहाँ जाते हैं। गांधी जी का भव्य स्वागत किया जाता है और गांधी जी अंग्रेजों से जा कर के, वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था उससे जब जा कर के अपनी मांग रखते हैं, उन्होंने कहा गांधी जी ने जो धन तय हुआ था वह धन इनको दिया जाए तथा जो इनसे अवैध तरीके से वसूला गया है उसका 25% वापस किया जाए। जब इस बात को गांधी जी कहते हैं तो अंग्रेज इनको समझाने लगते हैं। सोचे गांधी है तो आधी धोती पहना है, आधी धोती ओढ़ा है, लाठी लिया, इसके बस का क्या है ना। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने तब गांधी जी बोलना शुरू किए, क्योंकि हमने बता दिया कि गांधी जी बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, कोई भी काम बहुत सूझबूझ से किया करते थे। गांधी जी ने क्या किया, जब अंग्रेज इनको जो है धमकाना शुरू किए तो गांधी जी कहे, अंग्रेजों खूब बढ़िया से कान खोल करके सुन लो, जो कानून तुम पढ़ करके आए हो वही कानून मैं भी पढ़ करके आया हूँ, मुझको सिखाने का प्रयास मत करो। जब गांधी जी के इस रूप को अंग्रेज देखे तो बिल्कुल जो है चौकन्ना रह गए। अरे ये तो गांधी जी वहाँ से पढ़ के आए हैं, बैरिस्टर हैं। तब उनकी हालत खराब हो गई और अंतोगत्वा गांधी जी की बात को उन्होंने मान लिया और उसके बाद चंपारण नील विद्रोह जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, एक बहुत शानदार प्रश्न इसमें पूछेगा कि किसने चंपारण नील विद्रोह के दौरान गांधी जी का विद्रोह किया था, तो लिख लीजिएगा NG रंगास्वामी। NG रंगास्वामी, गौर कीजिएगा। यही एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको गांधी जी कम अच्छे लगते थे, है ना, क्योंकि अच्छाइयाँ सबको अच्छी नहीं लगती, है ना। गांधी जी किसानों का सहयोग कर रहे थे और ये गांधी जी का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। मैं बार बार कहता हूँ कि जब अपना ही विरोधी हो जाए तो जीत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीत केवल मुश्किल होती है, जीत तो होती ही होती है। ठीक है, आइए इसके बाद आइए एक सबसे प्रसिद्ध गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको, चंपारण बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के रखिएगा इसको। चंपारण नील विद्रोह, अगर विद्रोह से प्रश्न यहाँ से पूछा गया गांधी जी से तो तय मान करके चलिए, तय कर लीजिए, लिखित ले लीजिए मुझसे कि यहाँ पर अगर ये प्रश्न पूछा तो यहाँ से पूछने पर गांधी जी का अगर विद्रोह पूछा तो लगभग 99% तय है कि चंपारण नील विद्रोह से प्रश्न आएगा ही आएगा। इसमें कई प्रश्न पूछ सकता है आपसे। पहला प्रश्न पूछेगा चंपारण नील विद्रोह किससे संबंधित है, बताइएगा आप लोग, वहाँ के किसानों से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, किसके आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण नील विद्रोह को समाप्त करने के लिए गए थे, राजकुमार शुक्ला के कहने पर। किसने, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। फिर इसके बाद पूछेगा कि चंपारण नील विद्रोह के दौरान महात्मा गांधी का विद्रोह किसने किया था, तो NG रंगास्वामी ने किया था। 3 प्रश्न आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद।
ठीक है, आइए आगे। यहाँ से एक और प्रसिद्ध है आपका, जो सर्वाधिक है प्रसिद्ध है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन ये क्या था? मिल मजदूर आंदोलन क्या था? ये कब होता है? तो ध्यान में रखना है 1918 में होता है। हालांकि इस मजदूर को चला, ये संबंधित पूछता है किससे संबंधित है, बताइएगा, मजदूरों से संबंधित है। गांधी जी के एक मित्र थे, बड़े प्यारे मित्र थे इनके, गुजरात की बात है, गुजरात की। महात्मा गांधी जी के एक मित्र थे और एक कंपनी चलाते थे जिनका नाम था कॉटन टेक्सटाइल्स मिल। कॉटन टेक्सटाइल्स मिल कौन चलाते थे? तो इसको गांधी जी के मित्र थे अंबालाल साराभाई, याद रखना है, अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई इसको चलाते थे और ये गांधी जी के बहुत करीबी थे, बड़े खास मित्र थे। तो वहाँ के मजदूरों को बोनस नहीं मिलता था, मजदूरी कम मिलता था, कई कारण था। तो मजदूरों ने अपनी बात गांधी जी से रखा, क्योंकि देखिए जो बात सुनता है उसी के सामने बात रखने में अच्छा भी लगता है। जानते थे वहाँ के मजदूर कि गांधी जी के अलावा और कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। हालांकि लोग ये भी जानते थे कि गांधी जी के परम मित्रों में से एक है। गांधी जी से मजदूरों ने कहा, गांधी जी उस बात को लेकर के अंबालाल साराभाई के पास गए, कहे कि देखिए अंबालाल साराभाई, मेरी बात को आप मान लीजिए, मजदूरों की मांग को रख लीजिए, जो मजदूर कह रहे हैं उनकी मांग को पूरा कर दीजिए। लेकिन अंबालाल साराभाई गांधी जी की बात को ठुकरा दिए, और जब ठुकरा दिए तो आपको हम बता दें गांधी जी क्या किए। गांधी जी बैठ गए, कहे अब पता चलेगा गांधी के अंदर कितनी ताकत है। अंबालाल साराभाई की एक बहन भी थी, इस बहन का क्या नाम था? इस बहन का नाम था अनसुईया बेन। याद रखना, इनका नाम क्या था? अनसुईया बेन। खुद अपने भाई की खिलाफत करने लगी। कौन? अनसुईया बेन। और महात्मा गांधी तो बैठ ही गए थे, और यही तो महात्मा गांधी जी की खासियत थी, जहाँ बैठ जाते थे उनके पीछे इतनी जनता बैठ जाती थी कि उनको हटा पाना मुश्किल हो जाता था। महात्मा गांधी जी बड़े सरल स्वभाव के थे, बड़े विचारशील प्राणी थे, झगड़ा मार इनसे दूर, हिंसा से दूर रहते थे, लेकिन विचारों के और इरादों के बड़े पक्के व्यक्ति थे। जो विचार सत्य होते थे, जो इरादे पक्के होते थे, उन्हीं पर चलने का काम महात्मा गांधी जी किया करते थे। अतः अंत में हार करके अंबालाल साराभाई जी को इन मजदूरों की बात को मानना पड़ गया, और मानने के बाद यहीं से आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया। तो पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो बताएंगे मजदूरों से संबंधित है। ठीक है। इसके साथ में इन्हीं के समय में एक कानून आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कानून मिलान करने के लिए पूछता है, और डायरेक्ट भी पूछता है, सन पूछता है इसका। रोलेट एक्ट कानून, रोलेट एक्ट कानून। और रोलेट एक्ट कानून कब बनता है? 1918 ईस्वी। ये क्या था? रोलेट एक्ट कानून। रोलेट एक्ट कानून जो था, अंग्रेजी सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए 18 मार्च 1919 18 मार्च 1919 18 मार्च 1919 को 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया था कि किसी भी भारतीय को कभी भी किस संदेह के आधार पर उसको उठाया जा सकता है। उसके साथ जो है 3 साल के लिए, गौर कीजिएगा, 3 वर्ष के लिए उसे जो है किसी प्रकार से निसंदेह, बिना किसी संदेह के आधार पर उसे जो है किसी भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और 3 वर्ष तक उसको सजा दी जा सकती है। इस कानून में यह तय था कि जिस व्यक्ति को उठाया जाएगा वह अपनी बात भी नहीं रखेगा। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ठीक है। अब बताइए ये किस प्रकार का कानून है कि हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं?
तो इसी बात को भारतीयों ने जो है इस कानून को काला कानून कह करके इसकी निंदा भी किया था। इसी को काला कानून कह करके इसकी निंदा भी खूब किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। 30 मार्च 1919 को, गौर कीजिएगा, 30 मार्च 1919 को 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद जी ने के नेतृत्व में इस कानून का विरोध करने के लिए हमारे भारतीय कहाँ पहुँचे, तो दिल्ली पहुँच गए। और जब दिल्ली पहुँचे तो 6 अप्रैल आपको बता दूं कि यहाँ पर हिंसक कार्रवाई हो गई, कुछ लोगों की हत्या भी हो गया। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट कानून के विरोध में संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण देश में ये पूरा क्या हुआ, फैल गया और व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। और आपको बता दें कि 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के कमिश्नर ने रोलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू को क्या क्या गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करके इनको ले जा करके कैद में बंद कर दिया, कैद कर दिया, कारागार में इनको बंद कर दिया। और 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में डॉक्टर सतपाल और इनको जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू क्या कर रहे थे, इनके रिहाई के लिए एक जो है जुलूस निकाला जा रहा था और रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। लेकिन पंजाब के कमिश्नर ने क्या किया, इनके ऊपर गोली चलवा दिया। और गोली चलवाने के बाद आक्रोशित भारतीयों ने भी क्या किया, जमकर जो है इनका जो सामग्री थी उसको क्षतिग्रस्त किया, आक्रोशित रूप को अपनाया। लेकिन ये हिंसा इतनी इतना दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि यहीं पर यह क्या हुआ, दब जाता है। दब जाता है तो कब निकलता है बताते हैं आगे। इन्हीं के समय में एक आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन आगे होता है खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है? खेड़ा आंदोलन, ध्यान रखना है कि खेड़ा आंदोलन भी किससे संबंधित है। तो ये भी कब हुआ है, 1918 में। इतना बस याद कर लीजिए कि गुजरात राज्य के किससे संबंधित है, तो गुजरात राज्य के किसानों से संबंधित है। कौन? खेड़ा आंदोलन। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट डे की क्लास में पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, कैसे वहाँ पर जो डायर था उसकी हत्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरह से आप इसको पढ़े होंगे। मैं रियल बता रहा हूँ, वास्तव बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से प्रश्न बना तो आपके वीडियो में आपका प्रश्न अंकित होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।